जय हिंद। देखिए, पिछले दो वीडियो में हम समझा दिए थे साउंड का जो मैकेनिज्म होता है और उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, फिनोमेना होता है वगैरह वगैरह। अब उस चीज़ को रिवाइज करेंगे क्योंकि रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है याद रखने के लिए। याद नहीं रखेंगे तो क्या फ़ायदा। अब देखिए, जो साउंड जो थे वो थे मैकेनिकल वेव और एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप्स थे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो थे साउंड। ठीक है, अब साउंड की जो इसके बाद देखेंगे कि साउंड का फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए, एक जब कोई बॉडी और पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो इधर से इधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं। तो ये समझिए एक पॉइंट है, इधर से इधर जाए और इधर से इधर आए फिर इधर आए। तो जहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना, वहीं से दोनों तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करके फिर उसी जगह पे आते हैं। तो एक ऑसिलेशन, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। और पर सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है और वाइब्रेशन होता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एन समझिए। और टाइम पीरियड क्या है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। तो इधर से समझिए, इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, फिर इधर आए, ये आने जाने के लिए जो टाइम है वो टाइम पीरियड टी है। अब देखिए कि जो बहुत ज़्यादा स्पीड में बहुत ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट होगा तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा क्विकली आना जाना करेगा तो उसका जो टाइम लगता है वो बहुत कम लगेगा। तो इस दोनों का जो ये होगा वो होगा जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड बहुत कम लगेगा, टाइम बहुत कम लगेगा, मतलब टाइम पीरियड कम होगा। इसलिए T इज इक्वल टू 1/n, और हम कह सकते हैं NT इज इक्वल टू 1। ये हम समझा दिए थे। ठीक है, साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का रेंज अगर 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा तो ये हो जाएगा ऑडिएबल, और उससे कम होगा तो हो जाएगा सबसोनिक। सबसोनिक वेव यूज करके एलिफेंट ओल मछली जो होता है वो कम्युनिकेट कर पाता है एक दूसरे से। ये इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है लगभग 5 हर्ट्ज के अंदर होता है, बहुत कम होता है, इसलिए धीमी आवाज़ होता है सबसोनिक। देखिए, जो अर्थक्वेक पहले भी बताए थे कि अर्थक्वेक जब होता है उससे पहले जब सेंटर में अर्थक्वेक उत्पन्न होता है और सब इपी सेंटर में आता है तब हम लोगों को पता चलता है कि सब तहस नहस होता है। किंतु उनसे इपी सेंटर में आने से पहले जो जानवर वगैरह होता है, कुत्ता बिल्ली वगैरह, वो लोग डिस्टर्ब हो जाता है, वो समझ जाते हैं कुछ होने वाला है। ठीक है, तो वो वहाँ से दूर भाग जाते हैं। और 20,000 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक बैट जो होता है वो अल्ट्रासोनिक यूज करके कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो आई साइट है वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए रात को ये निकलते हैं ताकि वो आदर्श जो साउंड है उसके वजह से डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि बैट अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट करता है, और जब कभी किसी से टकरा के फिर से उसके पास आता है तो वो सुन के उस जगह का अंदाज़ा लगाता है। इसको कहते हैं इको लोकेशन। रिफ्लेक्शन होने के बाद आते हैं और बैक उसका सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो वो सेंस कर पाते हैं कि कितना दूर में एक बैरियर है या फिर कुछ है, तब वो साइड चेंज कर लेते हैं, दूसरी जगह से चले जाते हैं। इस तरीके से बैट इको लोकेशन यूज़ करके उड़ पाते हैं। और देखिए, डॉल्फिन मछली जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव क्रिएट करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट में जो अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करके, अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट करके अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है। और अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखिए, जो बच्चे होते हैं वो माँ की पेट में कैसे रहते हैं, मतलब उसका कोई डिफेक्ट वगैरह है कि नहीं वो भी पता चल सकते हैं। और अल्ट्रासोनोग्राफी करके अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो यूज़ करके और भी बहुत सारे कार्य होता है, जैसे कि गॉल ब्लाडर में, किडनी में स्टोन, ये चीज़ आजकल कॉमन हो गया। ठीक है, तो उसका जो मतलब ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट करके ये अल्ट्रासोनोग्राफी करके वो पता चलता है। और ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ होता है, जब छोटी स्टोन होता है, बड़ा स्टोन होता है तो वो ऑपरेशन करके निकाल लेते हैं, और जब छोटा स्टोन होता है तो वो क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करके उसको और भी टुकड़े कर देते हैं और वो यूरिन के साथ फ्लश आउट हो जाता है। तो छोटे पथरी होने से वो ये सब ट्रीटमेंट करके वो आसानी से मतलब ठीक किया जा सकता है। सुपरसोनिक स्पीड मतलब है
कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट, यानी कि समझ लीजिए कि एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी साउंड का वेलोसिटी से ज़्यादा हो, तो उस स्पीड को, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड को कहते हैं हम सुपरसोनिक स्पीड। जैसे उसे मैक नंबर से डिफाइन किया जाता है, जैसे मैक नंबर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पीड ऑफ साउंड। मतलब मैक नंबर का मतलब है ऑब्जेक्ट का स्पीड, यानी कि एयरक्राफ्ट के स्पीड और साउंड का स्पीड का दोनों का रेशियो है। देखिए मैक नंबर अगर ग्रेटर देन ऑन हो जाएगा, मतलब ये सुपरसोनिक स्पीड हो गया उस ऑब्जेक्ट का। देखिए अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में गैसियस मीडियम हो गया, लिक्विड मीडियम और सॉलिड मीडियम। देखिए गैसियस मीडियम, अगर एयर मीडियम की बात करें तो ये 332 मीटर पर सेकेंड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, और जब उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो जाता है यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तब उसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाता है, 343 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब पहले भी आपको पढ़ाए थे कि जब मीडियम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तब उसमें जो साउंड का जो वेव का जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है। तो जैसी बात है कि 0 डिग्री में कम होगा और 27 डिग्री 27 डिग्री टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर में वो ज़्यादा हो गया 343 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब देखिए आ गए हीलियम और हाइड्रोजन। अब हीलियम और हाइड्रोजन अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये दोनों जो है ये गैस है, ठीक है, लेकिन वो मेटालिक नेचर ज़्यादा होता है इस गैसियस मीडियम के। तो मेटालिक नेचर होने के वजह से इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो बढ़ गया है। देखिए 965 मीटर पर सेकेंड और 1284 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका हाइड्रोजन में, ये हो गया गैसियस मीडियम में। अब जब गैसियस मीडियम से लिक्विड मीडियम में कोई अगर मीडियम लिक्विड हो और उसमें साउंड ट्रैवल कर रहा है, यानी कि कोई तालाब हो उसमें साउंड जा रहा है, ठीक है, कोई दूसरा डिस्टिल वाटर हो, समंदर में जब साउंड जाता है इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो डिस्टिल वाटर में देखिए, डिस्टिल वाटर में अब जितना होता है उससे ज़्यादा होता है सी वाटर में। क्यों? डिस्टिल वाटर मतलब ये प्योर वाटर है, उसमें इम्प्योरिटीज कुछ नहीं है। तो लिक्विड हो गया 1498, ठीक है। और जब सी वाटर हो गया या कि समुंदर का पानी हो गया उसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि लिक्विड के साथ साथ मेटालिक थोड़ा पार्ट भी रहते हैं। इसकी वजह से उसका जो उसके अंदर जो साउंड का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो बढ़ जाता है 1531। तो ये हो गया। अब देखिए आ जाते हैं सॉलिड मीडियम में। सॉलिड मीडियम में साउंड का जो स्पीड है वो और भी ज़्यादा होता है, और हो गया ग्लास मीडियम में 3980 हो गया, और आयरन मीडियम 5950 हो गया। अब आपको ये एल्यूमिनियम स्पेशल आपको याद रखना होगा, ये 6400, ठीक है। ये हो गया सॉलिड मीडियम में इन लोगों का, सॉलिड मीडियम में गैस का जो वेलोसिटी। अब देखिए गैस से ज़्यादा हो गया लिक्विड, और लिक्विड से ज़्यादा हो गया सॉलिड मीडियम, यानी कि गैसियस मीडियम में साउंड का वेलोसिटी कम होता है, लिक्विड मीडियम में और भी ज़्यादा होते हैं, और सॉलिड मीडियम में उससे भी ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे एक अहम सवाल ये है कि वैक्यूम मीडियम में साउंड का वेलोसिटी कितना होता है? तब आंसर होगा 0, क्योंकि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव प्रोपागेशन के लिए एक मीडियम होना ज़रूरी है। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोपागेट नहीं कर पाते, इसलिए उसका वैक्यूम मीडियम में, यानी कि समझ लिए कीजिए कि स्पेस में साउंड का जो वेलोसिटी है वो होगा 0। देखिए साउंड का फेनोमेना पहले हम बात कर सकते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट जैसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट में ऊपर पड़ता है, वह से रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस आता है, तो साउंड का भी ऐसा होता है। तो रिफ्लेक्शन के वजह से हम जो फिनोमेना होते हैं उसको कहते हैं इको। जैसे पहले भी बताया, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर का मतलब है कोई बिल्डिंग हो गया, पहाड़ वगैरह हो गया, माउंटेन वगैरह हो गया, और आप यहाँ से कोई आवाज़ निकल रहे हैं तो वो यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होके फिर से आएगा। तो रिफ्लेक्ट जब आप बोल रहे हैं, सोर्स ऑफ साउंड छोड़ रहे हैं, यानी कि आप अगर बात जोर से चिल्ला रहे हैं तो वो साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं,
और बाद में दूर में जाके माउंटेन में रिफ्लेक्ट होकर फिर से आके आपको वही साउंड सुनाई दे रहा है। इसका मतलब आप एक साउंड कर रहे हैं लेकिन वो 2 बार, और पहाड़ वगैरह बहुत सारे हैं तो 2 बार 3 बार 4 बार सुनाई दे रहा है। इसको कहते हैं जे इको, मतलब एक ही साउंड बार बार सुनाई देते हैं। और ये तभी संभव होगा जब ये रिफ्लेक्टर थोड़ा दूर में होगा। कितना दूर? मिनिमम 17 मीटर और उससे ज़्यादा दूर में होगा, तब ये रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोगों को सुनाई देगा इको। अब देखिए रिफ्रैक्शन, कोई भी मीडियम हो उसके मीडियम को भेद करके रिफ्रैक्ट, जैसे लाइट होता है वैसे ही रिफ्रैक्ट होता है, और रिफ्रैक्शन होता है, भेद करके जा सकता है। और रिफ्रैक्शन होता है, देखिए जब हम कोई रूम में है और बाहर किसी को आवाज़ दे रहा है तो वो उसको दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते हम, क्योंकि लाइट डिफरेंट मीडियम से जब लाइट जब जाते हैं तब उसका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है। और साउंड जब होता है, जब कोई ये होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और एज जो होता है उसमें पढ़ने के बाद थोड़ा बेंड हो जाता है ताकि वो चारों तरफ चले जाते हैं। तो जो आदमी को हम घर से देख नहीं पा रहे हैं, वो बाहर है, तो उसको भी हम आवाज़ देंगे तो वो उसको सुनाई देगा। ये हो गया रिफ्रैक्शन। और डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट जब सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर दोनों ही रिलेटिव वेलोसिटी में है, या फिर मतलब दोनों में से एक कम से कम मोशन में हो, तब होता है डॉपलर इफेक्ट। जैसे कि जब ट्रेन आ रहा है और आप खड़े हैं, या फिर आप दौड़ रहे हैं, या फिर आप पैदल जा रहे हैं, और जब ट्रेन हॉर्न दे रहा है और नज़दीक आ रहा है, तब लगता है कि साउंड बढ़ रहा है। और जब हॉर्न देते देते ट्रेन आपको छोड़कर दूर जा रहा है, तब ऐसा लगता है कि साउंड कम हो रहा है धीरे धीरे। ये जो इफेक्ट है, अपरेंट इफेक्ट है, उसको कहते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। तो ये साउंड चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी जो भी है साउंड पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसी को आप रिवीजन करते रहे तो ये इसमें जो सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो हर तरह के सवाल का जवाब आप दे सकते हो। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से, तब तक जय हिंद।